नमस्कार। एसपी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो लेसन 6 है इसका अपने पार्ट 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने कपास का मलानी रोग उसे कंप्लीट किया था, उसके लक्षण और प्रबंधन के उपाय पढ़े थे। आज अपने यहाँ मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग ये क्या है और क्यों हो जाता है? तो सबसे पहले अपने इस रोग के जो कारण है वो क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कम हो जाती है, जिससे पौधा कमजोर, फलियां कम व छोटी बनती हैं। इस रोग में क्या होता है? इस रोग का कारण प्रकाश संश्लेषण की दर कम होना, प्रकाश संश्लेषण कम होना, जिससे क्या होता है? पौधा कमजोर, फलियां कम व छोटी बनती हैं, जिससे पौधा कमजोर, फलियां भी कम बनती हैं, फलियां कम व छोटी बनती हैं। और उत्पादन पर कितना % प्रभाव पड़ता है? इससे 25 तक। इस रोग के कारण उत्पादन में 20 से 25% तक कमी आती है। 20 से 25% तक कमी आती है। जब प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है तो पादपों में क्या फलियां कम बननी शुरू हो जाती है। तो फलियां कम बनेंगी या बहुत छोटी बनेंगी तो उत्पादन में अपने आप कमी ही होगी। अब इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं प्रमुख? तो लक्षणों को 2 भागों में बांटा गया है। लक्षण पादपों में लक्षण किस प्रकार बांटे गए? रोग प्रकट होने के समय के आधार पर, रोग प्रकट होने का समय के आधार पर, रोग प्रकट होने के समय के आधार पर लक्षणों को 2 भागों में बांटा गया है। आधार पर लक्षणों को 2 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। तो इस रोग प्रकट जिसमें पहले प्रकट होता है उसको अगेती पर्णचित्ती रोग बोल दिया, और जिसमें बाद में प्रकट होते हैं उसे क्या बोला गया? पछेती पत्ती धब्बा रोग। तो लक्षणों का जो समय है उसके आधार पर रोग के लक्षणों को 2 भागों में बांट दिया। तो वो 2 भाग अपने यहाँ पर नोट करेंगे, जिसमें एक नंबर है अगेती पत्ता धब्बा रोग। अगेती पत्ती धब्बा रोग। और दूसरा कौन सा है? पछेती पत्ती धब्बा रोग। इन जो समय के आधार पर रोग के लक्षण है उनको अपने अंतर कौन कौन से हमने नोट करेंगे। तो सबसे पहले गुण क्या होते हैं? एक नंबर तो धब्बे प्रकट होने का समय, अगेती पत्ता धब्बा रोग है और ये दूसरा पछेती धब्बा रोग है। इसमें क्या अपने अंतर नोट करेंगे? तो एक नंबर तो धब्बे प्रकट होने का समय लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो ये वाला रोग है इसका गुण कौन सा लिखेंगे? अपने धब्बा प्रकट होने का समय।
धब्बे प्रकट होने का समय, धब्बे प्रकट होने का समय कौन कौन सा है? तो जो अगेती पत्ता धब्बा रोग है इसमें क्या होता है, 3 से 4 सप्ताह के बीच में ही पत्तियों में धब्बे प्रकट हो जाते हैं। इस रोग में पौधे में 3 से 4 सप्ताह में पत्ती में धब्बे प्रकट हो जाते हैं, पत्ती में धब्बे प्रकट हो जाते हैं। ये इसका जो अगेती पत्ते धब्बा रोग का है पहला लक्षण है। और पिछेती पत्ती धब्बा रोग है इसमें कितना टाइम लगता है? 6 से 8 लगता है। इसमें पत्तियों में 6 से 8 सप्ताह बाद धब्बे बनते हैं। इस कार्य से क्या कहा? पिछेती पत्ती धब्बा रोग। इसे क्या कहा गया? अगेती पत्ती धब्बा रोग, क्योंकि इसमें इससे पहले लक्षण प्रकट हो जाते हैं और इसमें टाइम कितना लगता है? 3 से 4 सप्ताह और इसमें 6 से 8 सप्ताह का समय लग जाता है। दूसरा लक्षण है धब्बों का आकार। धब्बों का आकार कैसा होता है? सेकंड नंबर, धब्बों का आकार। तो जो अगेती पत्ती धब्बा रोग है इसमें धब्बों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, धब्बे अनियमित आकार के होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं। और जो पिछेती पत्ती धब्बा रोग है इसमें धब्बे कैसे? गोलाकार होते हैं। इसमें धब्बे गोलाकार होते हैं, इसमें धब्बे गोलाकार होते हैं। तो ये इसके 2 प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद में आगे वाले लक्षण कौन से हैं? अगले लक्षण है धब्बों का रंग व पीला घेरा। तीसरा लक्षण किस आधार पर बताया गया? धब्बों का रंग कैसा होता है? इस आधार पर अगेती व पिछेती पत्ता धब्बा रोग में जो पत्ती धब्बा रोग है इसमें क्या होता है? तो पत्ती की ऊपरी सतह पर लाल भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर लाल भूरे काले रंग के धब्बे बनते हैं, जो कौन से? पीले घेरे से घिरे होते हैं, जो पीले घेरे से घिरे रहते हैं। और जो पिछेती पत्ती धब्बा रोग है उसमें कैसे धब्बे होते हैं? किस रंग के? गहरे भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं। इसमें क्या होता है? गहरे भूरे से बाद में कैसे होते हैं? गहरे भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं, जो पीले घेरे से नहीं घिरे रहते, जो पीले घेरे से नहीं घिरे होते।
फिर आगे 4 नंबर है धब्बों की संख्या और आकार। धब्बों की संख्या व आकार। अब संख्या ज्यादा है या कम उस आधार पर अगेती व पिछेती पत्ती धब्बा रोग में क्या होता है। जो अगेती पत्ती धब्बा रोग है इसमें धब्बे कम और आकार में बड़े होते हैं। इसमें धब्बे कम बनते हैं लेकिन बड़े आकार के। धब्बे कम व बड़े आकार के जिनका व्यास लगभग कितना होता है, जिनका व्यास 1 से 10 मिलीमीटर तक होता है। 1 से 10 मिली होता है। और जो पिछेती पत्ती धब्बा रोग है इसमें क्या होता है, इसमें धब्बे अधिक बनते हैं। इसमें धब्बे अधिक व संख्या में कम बनते हैं। संख्या में धब्बे अधिक बनते हैं, सॉरी, व आकार में छोटे बनते हैं। संख्या ज्यादा होगी लेकिन इनका आकार क्या होता है, बहुत कम होता है, छोटा आकार होता है। कितना व्यास होता है, 1 से 6 मिलीमीटर तक का इनका व्यास होता है। इनका व्यास 1 से 6 mm होता है। फिर आगे हम 5 नंबर कैरेक्टर्स क्या दिखाई देते हैं इसमें। हानिकारक प्रभाव। जो अगेती पत्ती धब्बा रोग है ये कम हानिकारक होते हैं। हानिकारक प्रभाव क्या होता है इसका, ये कम हानिकारक होते हैं। ये कम हानिकारक होते हैं। और जो पिछेती पत्ती धब्बा रोग है ये अधिक हानिकारक होते हैं क्योंकि संख्या में अधिक व तेजी से बनते हैं। ये अधिक हानिकारक होते हैं, अधिक हानिकारक होते हैं क्योंकि इनकी संख्या भी ज्यादा होती है और तेज गति से बनते हैं। इनका रोगजनक कौन सा है, 6 नंबर। रोगजनक कवक कौन सा है इस रोग का, इस रोग का रोगजनक कवक सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला। जो अगेती पत्ती धब्बा रोग है इसका रोगजनक क्या है, सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला। सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला किस रोग का रोगजनक है, अगेती पत्ती धब्बा रोग का। और दूसरा सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम। पिछेती पत्ती धब्बा रोग का क्या है, सर्कोस्पोरियम पर्सोनेटम। ये इनके रोगजनक हैं। अगेती पत्ती धब्बा रोग है, पिछेती पत्ती धब्बा रोग। तो इसमें क्या ये प्रमुख अंतर है। अब इसके बाद में अपने जो इसका रोगजनक है उसे रोकने के कौन कौन से प्रमुख उपाय हैं उनके बारे में पढ़ते हैं अपने। जो मूंगफली के दोनों रोग हैं इनमें अब रोगजनक जो है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, तो उसमें क्या लघु कोनिडिया और गुरु कोनिडिया बनते हैं और जो कोनिडिया धड़ पर स्थित रहते हैं। ये वाले कौन से हो गए इसमें, कोनिडिया धड़। ये कौन सा भाग है, कोनिडिया धड़। इसके ऊपर लघु कोनिडिया और गुरु कोनिडिया बनते हैं। लघु कोनिडिया व यहाँ पर कुछ इसमें गुरु कोनिडिया बने रहते हैं। गुरु कोनिडिया ये कवक जाल पाया जाता है। तो इस रोग का
पहले अपने हर रोग में क्या लिखेंगे, स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। शस्य प्रबंधन में फर्स्ट नंबर क्या है, स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो ये इसका फर्स्ट है उपाय। इसके बाद में सेकंड क्या है, सिंचाई की सुविधा होने पर जून या इससे पहले अगेती बुआई करनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा होने पर कब इसकी बुआई करनी चाहिए, जून या उससे पहले। सुविधा होने पर बुआई जून या उससे पहले करनी चाहिए, जून या उससे पहले करनी चाहिए। ये इसके शस्य प्रबंधन के दो प्रमुख उपाय हैं। फिर इसका थर्ड उपाय क्या है, खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए और 2 से 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए। खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए, खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए व 2 से 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 से 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए। ये जो शस्य प्रबंधन के 3 प्रमुख उपाय हैं। अब इसके बाद में है रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन में अपने कौन कौन से उपाय करते हैं इस रोग को नियंत्रित करने के। रासायनिक प्रबंधन फर्स्ट नंबर कौन सा है रासायनिक प्रबंधन का उपाय, थायरम या केप्टोन से बीज उपचार करना चाहिए। थायरम या केप्टोन से बीजोपचार कर बुआई करनी चाहिए। बुआई करनी चाहिए। ये है इसके जो रासायनिक प्रबंधन का फर्स्ट उपाय। फिर सेकंड है, खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही, खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही किसका छिड़काव करना चाहिए, कार्बोडिजिम या हेक्साकोनाजोल, कार्बोडिजिम या खड़ी फसल में रोग दिखाई देते हैं तो क्या करना चाहिए, को कार्बेंडोजिम या हेक्साकोनाजोल हेक्साकोनाजोल की कितनी मात्रा होनी चाहिए, 0.2% या क्लोरोथिल, इसकी मात्रा 0.2% होनी चाहिए। या फिर इसके अलावा कौन सा रासायनिक उपयोग करना चाहिए, क्लोरोथिलोनिन, इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, 0.2%, क्लोरोथिलोनिन का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
तो ये कुछ रासायनिक यौगिक हैं। इन यौगिकों को क्या अपने घोल कर छिड़काव के रूप में उपयोग करना चाहिए। कितने दिनों बाद इनका छिड़काव करते रहना चाहिए? 15 दिनों बाद इन रासायनिक यौगिकों का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में जैविक प्रबंधन, 3 नंबर है जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन के कौन कौन से अपने उपाय करते हैं? आपने देखा होगा खेतों के अवशेष होते हैं उन्हें जला देना चाहिए या फिर अपने उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एवं ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस व ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस व ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा बीजोपचार व पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। कल्चर द्वारा बीजोपचार करना चाहिए व पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। बीजोपचार व पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करना चाहिए। ये इसके जैविक प्रबंधन का फर्स्ट उपाय है। इसके बाद में सेकंड अपने क्या नोट करेंगे? उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए। रोगरोधी किस्में, रोगरोधी किस्में कौन कौन सी रोगरोधी किस्मों? जैसे जो मूंगफली की रोगरोधी किस्मों में नाम है ICGS10, ICGS10 ये रोगरोधी एक किस्म होगी। इसके बाद में है VRI3, इनका उपयोग करना चाहिए। VRI3 आदि किस्मों का उपयोग करना चाहिए। तो ये मूंगफली के जो पत्ती धब्बा रोग हैं या पर्णचित्ती रोग हैं, इसके प्रमुख प्रबंधन के उपाय कंप्लीट होते हैं। तो आज इस वीडियो में अपने इनके रोग कारक के बारे में पढ़ा और इनके लक्षणों के बारे में पढ़ा, फिर अपने प्रबंधन के उपाय पढ़े। इसे आपने नोट्स के रूप में तैयार करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने मूंगफली का जो विषाणु पूछा रोग